अब आगे अक्षत रुस्तम की इजाजत के बिना ही उसके सामने बड़े ही एटीट्यूड के साथ पैर पर पैर रखकर बैठ गया। उसकी इस हरकत ने रुस्तम को चौंक दिया था और साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था। इतने में रुस्तम का एक आदमी अक्षत को मरने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगा। अक्षत ने देखा कि एक आदमी उसे मारने के लिए आ रहा है, फिर उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो अपनी चेयर पर ही बैठा रहा। जब वो आदमी अक्षत के एकदम पार आ गया तब अक्षत बड़ी ही तेजी से खड़ा हो गया और उस आदमी दे पेट में एक पंच मारी। ये पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि इस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा और वो दर्द से करहाने लगा। अपने ही आदमी को मार खाता देख उनमें से एक और आदमी अक्षत की ओर आगे बढ़ा। इस बार अक्षत ने चेयर उठाए और इस दूसरे आदमी के सिर पर दे मारी। वो आदमी अपना सिर पकड़कर दर्द में चिल्लाने लगा। अब बाकी लोग अक्षत की इस हरकत से गुस्से में आ गए। उन सब ने अक्षत पर हमला करने के लिए एक साथ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन रुस्तम ने उन्हें रुकते हुए कहा, रुक जाओ, हम यहाँ डील करने आए, कोई खून खराबा नहीं। तभी एक आदमी बोला, लेकिन बॉस, इसने आपकी इंसल्ट की है। बड़े से बड़ा आदमी आपके सामने सिर झुकाकर चलता है और ये बड़े ही घमंड के साथ आपके सामने आपके बराबर में आकर बैठ गया। इसकी तो मैं। उस आदमी को ऐसे गुस्से में देखकर अक्षत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अक्षत को मुस्कुराता देख सभी लोग गुस्से में दांत पीसने लगे। इतने में रुस्तम ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, अब समझ में आया कि दर्शन ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा। वैसे मानना पड़ेगा तुम में बहुत ताकत है। उसकी बात सुन के अक्षत ने बिना किसी भाव के कहा, अगर मेरी तारीफ करके तुम्हारा पेट भर गया हो तो जो काम करने आए हैं वो करे। अक्षत अब बिना किसी एक्सप्रेशन के रुस्तम के देखने लगा। रुस्तम ने अपने एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी एक बहुत बड़ा सूटकेस लेकर आया और उसे अक्षत के सामने रख दिया। अक्षत ने उस आदमी को सर्द आवाज में कहा, ओपन इट। अक्षत की बात सुन के आदमी रुस्तम की ओर देखने लगा। रुस्तम ने उस आदमी को हाँ में सिर हिलाकर सूटकेस खोलने को कहा। वो आदमी जमीन पर बैठा और सूटकेस खोलने लगा। जैसे ही उसने सूटकेस खोला, सूटकेस के अंदर के सामान को देखकर अक्षत की आंखें चमकने लगी। उसने डेविल स्माइल के साथ अपना सूटकेस रुस्तम की ओर बढ़ा दिया और उनका सूटकेस लेकर बाहर जाने के लिए मुड़ा। इतने में पीछे से रुस्तम से रौबदार आवाज में कहा, एक मिनट, तुम अभी नहीं जा सकते। उसकी आवाज सुन के अक्षत उसकी ओर देखने लगा और गुस्से में लेकिन धीमी आवाज में कहा, और भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। रुस्तम ने स्माइल की और अपनी चेयर से उठकर अक्षत की ओर बढ़ने लगा। उसने अक्षत के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरे गैंग में शामिल होना चाहोगे। उसकी बात सुन के अक्षत पहले उसके हाथ को बिना किसी भाव के देखने लगा। फिर उसने नजर उठाकर रुस्तम की आंखों में देखा और एक डेविल स्माइल के साथ बोला, यू आर लेट। मैं ऑलरेडी किसी के गैंग में हूं, सो प्लीज कीप डिस्टेंट। ऐसा कहकर अक्षत वहां से निकलने लगा। उसे जाता देख रुस्तम के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक मुस्कान थी, जिसे देखकर उसका एक आदमी रुस्तम के पास आकर बोला, भाई, उसने आपकी इंसल्ट की और आप मुस्कुरा रहे हैं। इस पर रुस्तम ने कहा, मुस्कुरा रहा हूं उसके कॉन्फिडेंस पर। अगर ऐसा आदमी मेरी गैंग में हो तो मजा ही आ जाए। उस आदमी ने दांत दिखाते हुए कहा, भाई, आपके लिए हम लोग हैं ना। उसकी बात सुन के रुस्तम ने उसकी ओर देखा और उसके बालों को पकड़ते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम लोग तो हो, मगर शेर शेर होता है और कुत्ता कुत्ता, क्या समझे। वो डरते हुए बोला, समझ गया भाई, समझ गया। रुस्तम ने उसे छोड़ दिया और फिर अपने चेयर पर बैठकर ड्रिंक करने लगा। इधर अक्षत सामान लेकर निकल रहा था। उसने अपने बॉस दर्शन को काम हो जाने की खबर दी और क्लब से बाहर जाने लगा। इतने में किसी ने अक्षत का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। अक्षत ने मुड़कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर लड़की, जो नशे में पूरी तरह डूब चुकी थी, अक्षत की ओर मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो अक्षत की गले लगते हुए नशे में कहती है, अक्षत बेब, आई मिस्ड यू सो मच। क्या तुम्हें भी मेरी याद आ रही थी, इसलिए तुम मेरे पास आ गए। ऐसा कहकर वो लड़की मुस्कुराते हुए अक्षत की ओर देखने लगी। अक्षत ने उसे खुद से अलग करते हुए सर्द आवाज में कहा, नॉट नाउ रोजी, आई हैव टू लीव। ऐसा कहकर अक्षत वहां से जाने लगा, लेकिन रोजी ने उसका हाथ फिर से पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके चेहरे के एकदम पास आकर रोजी ने कहा, बेबी, लेट्स हैव सम फन। और उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलते हुए अक्षत को किस करने की कोशिश करने लगी। लेकिन अक्षत का बिल्कुल मूड नहीं था रोजी के साथ टाइम स्पेंड करने को। उसने रोजी को पुश किया, जिससे रोजी कुछ दूर पीछे चली गई। अक्षत उसे गुस्से में घूर रहा था, लेकिन रोजी इतने नशे में थी कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। रोजी फिर से अक्षत की ओर बढ़ने लगी, लेकिन अक्षत ने गुस्से में कहा, डोंट यू डेयर। ऐसा कहकर अक्षत क्लब से निकल गया, लेकिन उसके पीछे रोजी भी निकल गई।
रोजी अक्षित का नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन अक्षित ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रखा था। अक्षित अपने कार में बैठा और बिना रोजी की ओर देखे वहां से चला गया। रोजी अब पीछे छूट चुकी थी। उसे अक्षित की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कल रात को ही उन्होंने सुबह होने तक पार्टी की थी और आज अक्षित रोजी को इतना इग्नोर कर था। रोजी अक्षित के कार को जाते हुए देख रही थी। नशे में और गुस्से में उसकी आंखें छोटी हो गई थी। उसने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे अक्षित बेबी, यू विल बी माइन सुन। इतना कहकर रोजी फिर से क्लब में चली गई। अगली सुबह पाखी टाइम से ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसने अक्षित के एक हफ्ते के शेड्यूल को बनाकर उसे अक्षित की टेबल पर रख दिया। साथ में कल की मीटिंग की रिपोर्ट भी रख दी थी। इतना काम करके पाखी पेंट्री में अपने लिए कॉफी बनाने जाती है। जब पाखी कॉफी बना रखी थी तब उसने देखा कि कलीग्स किसी न्यूज पर बात कर रहे थे। हाँ यार, मैंने भी आज सुबह ही देखा। क्या मस्त लाइफ है न उनकी, काश मेरी किस्मत ऐसे ही खुल जाती। ऐसा कहकर वो लड़का अपने दिल पर हाथ रख लेता है। तभी उसके पास खड़ी लकड़ी उसे ताना मारते हुए कहा, तेरी किस्मत तो खुलने वाली है नहीं। उसके लिए बहुत सारा पैसा और गुड लुक्स चाहिए, जो इस जन्म में तो तेरे पास नहीं है। उसके इतना कहते ही बाकी लोग उस लड़के पर हंसने लगे। पाखी को भी उनकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए वो इनके पास जाती है और एक्साइटेड होकर पूछती है, तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। पाखी की आवाज सुनकर वो सब थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि वो जिसके बारे में बात कर रहे थे वो और कोई नहीं अक्षित था। पाखी के जाते ही वो सब चुप हो जाते हैं। ये देखकर पाखी को बहुत अजीब लगता है। लेकिन एक लड़की पाखी से कहती है, पाखी हम तुम्हें बता देंगे लेकिन तुम प्रॉमिस करो हमारी शिकायत नहीं करोगी। इस पर पाखी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ बाबा नहीं करूंगी। पहले बताओ तो क्या बात है। पाखी के इतना पूछने पर पहले तो सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर एक लड़की अपना फोन निकल के पाखी को देती है, जिसमें अक्षित और रोजी की न्यूज चल रही थी। उस न्यूज में बताया जा रहा था कि कल रात को अक्षित और रोजी देर रात तक पार्टी कर रहे थे और उन्होंने नशेही हालत में एक दूसरे को किस किया था और उनकी किसिंग की फोटो को जूम करके दिखाया जा रहा था। ये न्यूज देखकर पाखी की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उनसे खुद से कहा, तो कल सर को ये इंपॉर्टेंट काम करना था। कुछ कहा तुमने? एक लड़की ने पाखी से पूछा। पाखी, नहीं कुछ भी नहीं। इतना कहकर पाखी अपनी कॉफी पीने लगी। लेकिन तभी उसने टाइम देखा तो अक्षित के आने का टाइम हो चुका था। इसलिए पाखी उन सबको बाय बोलकर अक्षित के पास चली गई। पाखी जब अक्षित के केबिन की ओर आती है तो वो देखती है कि अक्षित पहले से ही अपने केबिन में था। पाखी अक्षित के लिए एक और कॉफी बनाकर लाती है और उसे अक्षित की टेबल पर रख देती है। पाखी अक्षित की कॉफी को उसके टेबल पर रखकर अपने काम में फिर से लग जाती है। पाखी के जाते ही अक्षित के फोन में फिर से उसकी मां का कॉल आता है। यह देखकर अक्षित का दिमाग फिर से खराब हो जाता है। अक्षित अपने मॉम की कॉल को नहीं उठाता और उसे इग्नोर करके अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। लेकिन तभी अक्षित का फोन फिर बजने लगता है। इस बार कॉल अक्षित के डैड ने किया था, लेकिन अक्षित और उसके डैड की ज्यादा कुछ बनती नहीं थी, इसलिए अक्षित ने अपना फोन देखा और कॉल को कट करके स्विच ऑफ कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। अक्षित के कॉल नहीं उठाने पर उसके डैड को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने दांत पीसते हुए सुप्रिया जी से कहा, देखा तुमने अपने बेटे के एटीट्यूड को, अपने माँ बाप के फोन का भी जवाब नहीं दे रहा। उसकी इस हरकत की वजह से हमारे शेयर्स पर कैसा असर हो सकता है तुम्हें जरा भी अंदाजा है। सुप्रिया जो खुद भी अभी परेशान थी, उसने जब देखा कि अक्षित के डैड भी उसी पर चिल्ला रहे हैं तो उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, लेकिन जय इस बारे में मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैंने जब भी उसे उस रोजी से दूर रहने को कहा वो चुपचाप से मेरी बात मान जाया करता था। अब मेरे पीठ पीछे वो क्या करता है ये मुझे कैसे पता चलेगा। इस पर जय ने गुस्से में कहा, तो फिर पता करो कि वो करता क्या, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या खाता है, सब कुछ। जय की बात सुनकर सुप्रिया के मन में पाखी का ख्याल आया। उसने कहा, मैं उसकी सेक्रेटरी से बात करके देखती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने फोन में पाखी का नंबर ढूंढने लगी। लेकिन जय से सुप्रिया से फोन छीन लिया और उसे बंद करके बेड पर पटक दिया। जय को ऐसा करते देखकर सुप्रिया, ये क्या कर रहे हैं आप? जय गुस्से में, तुम्हें क्या लगता अक्षित उस सेक्रेटरी को अपने बारे में बताता होगा? उसके किसी दोस्त को कांटेक्ट करो। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगा। इतना कहकर जय गुस्से में घर से निकल गया। सुप्रिया इन दोनों बाप बेटे के बीच पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कब तक ये दोनों ऐसे दुश्मन की तरह लड़ते रहेंगे।
यही सोचकर वो अक्सर परेशान रहा करती थी। इधर पाखी अपने काम में बिजी था, तभी उसे उसकी मम्मी का कॉल आता है, जिसे देखकर पाखी के चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल आ जाती है। उसने बिना देर फोन उठाया और बड़े ही प्यार से कहा, हेलो हाँ मम्मी, कैसी है आप? सुमित्रा पाखी की मॉम, मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरे पापा पूछ रहे थे कि तू घर कब आएगी। 5 साल में बस एक बार ही घर आना हुआ है तेरा। पाखी बड़े प्यार से, आपको मेरी याद आ रही है क्या? तो ठीक है, अगले महीने 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर मैं आप सबसे मिलने आ रही हूँ। ऐसा कहकर पाखी बहुत ही खुशी महसूस करने लगती है। उसे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं थी कि उसकी माँ ने उसे घर बुलाने के लिए कॉल किया है। 5 साल में पहली बार सुमित्रा ने पाखी को घर बुलाया था, लेकिन उधर से सुमित्रा ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, नहीं, छुट्टी लेकर नहीं, हमेशा के लिए जॉब छोड़कर आ जाओ। वैसे भी 5 साल बहुत काम कर लिया तुमने। ये सुन के पाखी का दिल ही टूट गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मम्मी मैं कैसे आ सकती हूँ मुझे। सुमित्रा ने पाखी की बात काटने हुए कहा, जैसे गई थी वैसे ही आजा। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, तुमने हमेशा ही अपने मन का किया, इस बार भी तुम्हारी नहीं चलेगी। चुपचाप से घर आ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं। सुमित्रा की बातें सुन के पाखी के आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने सिसकते हुए कहा, अपने मन की है, लेकिन कब मैंने अपने मन की है, जरा मुझे बताइए। बचपन से आज तक आप लोगों ने बस मुझे एक कठपुतली की तरह ट्रीट किया। पाखी ये कर सकती, पाखी वो नहीं कर सकती, यहाँ जा सकती है, ये खा सकती है, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब एक बार मैं कह कि मुझे अपना करियर बनाना है, तो आप सब ने मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया। और आज जब कुछ मैं बन गई हूं, तो आप कह रही कि सब छोड़ के वापस आ जा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं नहीं आ रही आपके पास, कभी नहीं। ऐसा कहकर पाखी ने अपना फोन काट दिया और अपने टेबल पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो मन में सोच रही थी, मैं भी ना, मैंने ये कैसे सोच लिया कि वो सब मुझे बिना किसी शर्त के वापस बुला लेंगे। सबके सब मतलबी है, सबके सब। इतने में तरुण कुछ फाइल्स लेकर पाखी के केबिन में आता है। तरुण की नजर जैसे ही रोती हुई पाखी पर जाती है, वो सीधा उसके पास जाकर जमीन पर बैठ जाता और उसके कंधे पर हाथ रखकर चिंतित होते हुए कहता है, क्या हुआ तुझे? इतना क्यों रो रही है? तरुण की बात सुन के पाखी तरुण की ओर देखती है। पाखी की आंखें रोने की वजह से थोड़ी सूज गई थी। तरुण को देखते ही पाखी उसे गले लगा लेती है। तरुण भी उसे कसकर गले लगा लेता है। तरुण पाखी के बालों को संवारते हुए उससे पूछता है, आखिर कौन सी बात है जो तुझे इतना रुला रही? प्लीज रोना बंद कर और मुझे बता। पाखी का रोना बंद ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने तरुण को सारी बात बताई। तरुण समझ गया कि ये सब पाखी की मां की वजह से है। पाखी इस वक्त तक थोड़ा शांत हो गई थी, उसने रोना बंद कर दिया था। तरुण ने पाखी की फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तू उनके बारे में ज्यादा मत सोच, तू बस अपने काम पर ध्यान दे, ठीक है? और मैं तुझे बताना चाहूंगा कि तू बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए ये रोना छोड़ और फ्रेश हो जा। पाखी ने हमें सिर हिलाया और फिर से अपने टेबल पर बैठ गई। उसने तरुण से कहा, लेकिन तू यहाँ आया हो क्यों था? तरुण ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे अभी तो ये बात मेरे दिमाग से ही निकल जाती। उसने फाइल्स पाखी को देते हुए कहा, इन पर अक्षित सर के सिग्नेचर ले लेना। कंस्ट्रक्शन कंपनी के इस साल का बजट है। पाखी ने हाँ में सिर हिलाया और पेपर्स देखने लगी। तरुण ने जब देखा कि पाखी अब फिर से काम में लग चुकी है, तो वो पाखी को बिना डिस्टर्ब किए वहां से चला गया। पाखी पेपर्स को अक्षित के पास ले जाने पहले अपना हुलिया ठीक करना चाहती थी, जो रोने की वजह से बिगड़ गया। वो वॉशरूम चली गई। इधर अक्षित ने अपने फोन को फिर से ऑन कर लिया था। उसने देखा कि उसके फोन उसकी मॉम के 50 से भी ज्यादा मिस कॉल थे। उसने अपना सिर पकड़ के खुद से कहा, पता नहीं अब कौन सी आफत आ गई है। अक्षित ने अपने मॉम को कॉल किया। सुप्रिया ने जी फोन उठाते ही अक्षित से सवाल करना शुरू किया कर दिया, तुम ये क्या कर रहे हो अक्षित? कल तुमने कहा था कि तुम दोनों बस दोस्त हो, और आज तुम दोनों कैसी तस्वीर पूरे इंटरनेट पर फैली है। इतना ही प्यार है उससे तो शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? अक्षित अब तब इस बात से अनजान था कि उसकी और रोजी की किसिंग इमेज चारों तरफ फैल चुकी है। उसने कहा, मॉम पहले आप मुझे ये बताइए कि कैसे तस्वीर है जो फैली हुई है और किसके साथ? सुप्रिया ने गुस्से में कहा, तेरी और रोजी की तस्वीर जिसमें तुम दोनों एक दूसरे को किस। इतना कहकर सुप्रिया की जबान लड़खड़ा गई। इधर अक्षित शौक में था कि इस तरह की तस्वीर कैसे फैल सकती है। वो तो कल रोजी के ज्यादा टाइम तक मिला ही नहीं था। फिर उसे याद आया कि कल जब रोजी उससे चिपक रही थी, तब किसी ने उनकी तस्वीर ले ली होगी।
उसने सुप्रिया से कहा, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ है, आप उस न्यूज पर बिल्कुल भरोसा मत करना। सुप्रिया, ठीक है मान लेती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हारे डैड और तुम्हारे दादाजी को कौन समझाएगा कि ये झूठ है। वो दोनों रोजी से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आज शाम को तुम्हें बुलाया है। शादी की बात सुनते हुए अक्षित का पारा चढ़ गया। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, शादी और वो भी उस रोजी से बिल्कुल नहीं। मैं उस लड़की में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सुप्रिया, तो क्या तुझे कोई और लड़की पसंद है? अक्षित, यस मॉम, कुछ ऐसा ही समझो। सुप्रिया, कौन है वो लड़की बेटा बता मुझे। इतने में दरवाजे पर 2 बार नॉक करके पाखी अंदर आई। उसने अक्षित की टेबल पर फाइल रखी और उसे बताने लगी कि ये फाइल किस चीज के लिए है। अक्षित ने उसकी बात सुनी और हाँ में सिर हिलाया। लेकिन तभी अक्षित के दिमाग में एक आइडिया आया। सुप्रिया, तो क्या तुझे कोई और लड़की पसंद है? अक्षित, यस मॉम, कुछ ऐसा ही समझो। सुप्रिया, कौन है वो लड़की बेटा बता मुझे। इतने में दरवाजे पर 2 बार नॉक करके पाखी अंदर आई। उसने अक्षित की टेबल पर फाइल रखी और उसे बताने लगी कि ये फाइल किस चीज के लिए है। अक्षित ने उसकी बात सुनी और हाँ में सिर हिलाया। लेकिन तभी अक्षित के दिमाग में एक आइडिया आया। इधर सुप्रिया ने फिर से अक्षित से पूछा, बेटा कौन है वो लड़की जिसे तुम पसंद करते हो? अक्षित डेविल स्माइल के साथ, आज शाम को पता चल जाएगा। इतना कहकर अक्षित ने फोन काट दिया और पाखी की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा। पाखी वहां फाइल रखकर अपने केबिन की ओर जाने लगी। लेकिन अक्षित ने कोल्ड वॉइस में कहा, पाखी 1 मिनट रुको। पाखी नॉर्मल वॉइस में, ये सर, डू यू नीड एनीथिंग? अक्षित, आज शाम को क्या कर रही हो? पाखी चौंक कर, सॉरी सर। पाखी को लगा कि उसने गलत सुन लिया, इसलिए वो थोड़ा चौंका गई थी। उसे बिल्कुल नहीं लगा था अक्षित उससे उसके शाम के प्लेन के बारे में पूछेगा। वो अपने दोनों हाथ पीछे करके के चुपचाप खड़ी थी और अक्षित की ओर देख रही थी। इतने में अक्षित ने फिर से कहा, अगर तुम शाम को फ्री हो तो मेरे साथ डिनर पर चलोगी? पाखी को अपने कानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि अक्षित उसे डिनर के लिए पूछ रहा था। उसकी आंखें शौक में बड़ी हो गई थी। किस तरह का डिनर सर? पाखी ने पूछा। जस्ट ए बिजनेस डिनर, एल अक्षित ने जवाब दिया। इस पर पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके सर, आप मुझे बताइए कि किसके साथ डिनर है, मैं अभी होटल बुक करती हूँ। अक्षित कोल्ड वॉइस में, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस रेडी रहना, हम ऑफिस के बाद ही चलेंगे। पाखी, ओके सर। पाखी अपनी केबिन के ओर जाने लिए पीछे मुड़ती है। इतने में अक्षित ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पाखी अक्षित की ओर देखते हुए, कैसी शर्त सर? अक्षित कोल्ड वॉइस में, डिनर के टाइम मैं जब भी तुम्हारी तरह देखकर सिर हिलाऊं तो तुम्हें हाँ कहना होगा। अक्षित की शर्त सुनकर पाखी थोड़ा सरप्राइज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह के डिनर में उसे ले जाने की बात कर रहे थे। पाखी ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? अक्षित रूड वॉइस में, तुमसे जितना बोला गया है उतना करो, और हाँ मैं तुम्हें इसके बदले पैसे भी दूंगा, सो गेट रेडी। पाखी, ओके सर। पाखी वहां से अपने केबिन में चली जाती है। इधर तरुण पाखी को रोता देख बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उसे पाखी की आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। तरुण ने पाखी का मन हल्का करने के लिए उसे डिनर पर ले जाने की सोची, और तरुण पाखी के केबिन की ओर जाने लगा। तरुण में स्माइल करते हुए कहा, हेलो मिस पाखी, तो सब कैसा चल रहा है? पाखी स्माइल करते हुए, सब ठीक, तुम बताओ? तरुण, बताना क्या है, सब वैसा का वैसा ही है। तरुण पाखी के हाथ में हाथ रखकर शांत भाव से कहता है, तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है? पाखी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। तरुण एक प्यारी सी स्माइल के साथ, तो ठीक है, आज शाम का डिनर हम दोनों साथ में करेंगे, और मैं कोई ना नहीं सुनना चाहता। डिनर? पाखी ने चौंक कर कहा। पाखी तरुण के साथ जरूर जाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही अक्षित ने पाखी को अपने साथ बिजनेस डिनर पर जाने के लिए बोल रखा था। पाखी के चेहरा उदास हो गया। यह देखकर तरुण मजाक करते हुए कहता है, अरे नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, उसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? ऐसा कहकर तरुण पाखी से नजरें चुराने लगा। उसे भी बुरा लग रहा था कि पाखी उसके साथ नहीं जाना चाहती। पाखी तरुण का हाथ पकड़ते हुए बड़े प्यार से बोली, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन आज मैं और सर एक बिजनेस डिनर पर जा रहे हैं तो। ऐसा कहकर पाखी तरुण की आंखों में देखने लगी। पाखी के मुंह से बिजनेस डिनर की बात सुनकर तरुण को अच्छा लगा। उसे पहले लग रहा था कि पाखी उसके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर बात बिजनेस की है तो ठीक है। उसने मुस्कुराते हुए पाखी की ओर देखा और कहा, अरे अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वरना मुझे तो लगा कि तुम्हें मेरे साथ ही जाना।
तरुण ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे इस तरह देखकर पाखी कहती है, तुम्हारे साथ जाने के लिए तो मैं हमेशा रेडी हूं। दोनों साथ में हंसने लगते हैं। इतने में अक्षित पाखी के केबिन का दरवाजा खोलता है और बड़े ही रूड वॉइस में कहता है, वी नीड टू लीव। ऐसा कहकर अक्षित बाहर चला जाता है। पाखी तरुण को बाय बोलती है और अपना बैग पकड़कर अक्षित के पीछे पीछे चलने लगती है। दोनों कार में बैठते हैं। अक्षित कार की पीछे वाली सीट पर और पाखी ड्राइवर की बगल वाली सीट पर। कार हर एक होटल के सामने आकर उससे आगे बढ़ जा रही थी, जिसे देखकर पाखी मन में सोचने लगी, आखिर इन्होंने से किस होटल में डिनर रखा है। कार कुछ दूर चलने के बाद एक मेंशन के सामने आकर रुकती है, जिसके बाद मेंशन का गेट ओपन होता है और उनके अंदर जाने लगती है। कार के अंदर जाते ही पाखी अक्षित की ओर देखकर कहती है, सर हम तो बिजनेस डिनर के लिए जा रहे थे, लेकिन ये तो। इस पर अक्षित ने कोल्ड वॉइस में कहा, हाँ ये मेरा घर है और यहाँ डिनर करना मेरे लिए बिजनेस जैसा ही है, सो बी रेडी। पाखी मेंशन की ओर देखती है जो बहुत ज्यादा बड़ा था। उसका गार्डन एरिया भी काफी बड़ा था। गार्डन में एक बड़ा सा फाउंटेन था जिसमें रंग बिरंगी लाइट्स की गई थी। उनकी कार दरवाजे पर जाकर रुकती है। अक्षित कार से उतरकर अंदर जाता है। पाखी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। घर के लोग हॉल में बैठकर अक्षित का वेट कर रहे थे। उनमें अक्षय के माता पिता, उसके दादाजी, उसके चाचा चाची और उसका कजिन नीरज भी था। अक्षित को आता देखकर जय के चेहरे पर तीखी मुस्कान आई, लेकिन जब उसने अक्षित के पीछे कोई लड़की भी आ रही है तो उसकी भौहें तन गई। जय ने कोल्ड वॉइस में सुप्रिया से पूछा, वो लड़की कौन है। सुप्रिया शांत भाव से, अक्षित की सेक्रेटरी पाखी। सेक्रेटरी शब्द सुनते ही जय सोचने लगा कि फैमिली डिनर में इसे लाने की क्या जरूरत थी, और वो पाखी को घूरने लगा। इधर जब नीरज ने पाखी को देखा तो उसकी मन ललचाने लगा। नीरज एक प्ले बॉय थे। हर रात उसके साथ एक नई लड़की होती थी। ऐसे में जब उसने पाखी को देखा तो लार टपकाने लगी। इधर अक्षित की मॉम ने दोनों का वेलकम किया और सभी को डिनर टेबल पर जाने को कहा। अक्षित के दादाजी पृथ्वीराज सबसे पहले बैठे, उसके बाद बाकी सब। अक्षित ने सबसे पहले पाखी के लिए चेयर खिसकाई, जिसे देखकर पाखी थोड़ा शॉक हो गई, लेकिन पाखी चुपचाप से बैठ गई और पाखी के बैठने के बाद अक्षित उसके बगल में बैठ गया। यह देखकर सबको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अक्षित जिस तरह का इंसान था उससे ये कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो किसी के लिए ऐसा करे। वहां बैठे सभी लोग अक्षित को घूरने लगे। अक्षित ने उन सबकी ओर देखते हुए कोल्ड वॉइस कहा, तो क्या बात करनी थी आप सबको मुझसे? प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें कहीं जाना है। जय जो कि खाना खा रहा था, उसने अपनी चम्मच प्लेट पर रखते हुए गुस्से से कहा, उसके पहले मुझे ये बताओ कि फैमिली डिनर में तुम किसी बाहर के इंसान को लेकर क्यों आए हो? यहाँ हम सब के अलावा किसी और का होने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर जय पाखी को गुस्से में घूरने लगा, और पाखी ने भी डर की वजह से अपनी आंखें झुका ली थी। लेकिन अक्षित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपने डैड की ओर देखा और बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, अरे मैंने तो आप सबको इनसे मिलाया ही नहीं। मीट पाखी मेहरा मेरी सेक्रेटरी और थोड़ा रुककर आपकी होने वाली बहू। होने वाली बहू सुन के सब की खुली रह गई थी। यहां तक कि पाखी भी अक्षित को शौक होकर देख रही थी। अक्षित ने पाखी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैंने ठीक कहा ना बेबी? अक्षित ने पाखी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा। पाखी की हालत अब और खराब हो गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अक्षित कुछ ऐसा करने की सोच रहा है। तभी अक्षित ने अपना सिर हिलाया, जिसकी वजह से पाखी को उसकी हाँ में हाँ मिलना पड़ा। अक्षित ने डैड गुस्से में दांत पीसने लगे, लेकिन अक्षित की मां ये सुन के बहुत खुश थी। वो पाखी को बहुत पसंद करती थी। उनके हिसाब से पाखी बहुत ही सुलझी हुई हार्डवर्किंग लड़की थी, और अगर ऐसी लड़की अक्षित की लाइफ में है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती थी। जय थोड़े गुस्से में, लेकिन तुम इस लड़की से। अक्षित ने जय की बात को काटते हुए कहा, आप सब ने मुझे कहा था कि वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ उसे आपके सामने लेकर आऊं, तो ये रही वो लड़की। अक्षित ने पाखी की ओर इशारा करते हुए कहा। सुप्रिया अपनी जगह से उठी और पाखी की बढ़ने लगी। उसने पाखी को लगे लगाते ही कहा, मैं कितनी खुश हूं ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगर मेरे बेटे की पसंद तुम हो तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। इसने में अक्षित अपने चेयर से उठा और अपनी मॉम से कहा, अगर आप दोनों का हो गया हो तो एक्सक्यूज अस, हमें कहीं जाना है। इतना कहकर अक्षित पाखी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर से बाहर ले गया। घर के बाहर पाखी ने अपने हाथ को अक्षित के हाथ से झटके से अलग किया, जिसकी वजह से अक्षित उसी गुस्से में घूरने लगा।